Hello student. Today we are discussing a new topic, a new chapter, that is chemistry of engineering materials. Okay. Today we will discuss what is the engineering materials first, and after that we will discuss the further topic. First we are discussing about the engineering materials. What is engineering material? Engineering materials are the large number of groups which are generally used in construction. When we use construction in daily life, there may be some uses of material, and that kind of material is engineering material. Engineering material especially used in man-made construction. ओके तो इंजीनियरिंग मटेरियल में हम बात करेंगे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स. देयर आर लॉट ऑफ टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स. सम ऑफ देम आर वी आर डिस्कसिंग हियर. मेटल is one of them, which is engineering material. Metal, polymer, okay, and ceramics, and fourth one is composites. ठीक है, तो मेटल है, पॉलीमर है, सिरेमिक्स है, कंपोजिट्स है. मतलब मेटल तो आपको पता है, पॉलीमर वी आर डिस्कस, सिरेमिक्स कांच से संबंधित जो चीज़ें हैं बाकी जो कंपोजिट्स हैं उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द पॉलीमर्स. व्हाट इज़ पॉलीमर्स? फर्स्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट पॉलीमर्स. ओके, पॉलीमर्स आर, देखो पॉलीमर्स का मतलब क्या होता है? पॉली मीन्स, देखो पॉली मीन्स मैनी, मर्स मीन्स यूनिट. ठीक है, तो मर्स मीन्स यूनिट और पार्ट्स. तो पॉलीमर्स मीन्स मैनी यूनिट्स और पार्ट्स. when they are combined they form polymers. okay, तो polymers क्या हैं? when, देखो if we will discuss about the polymers, when monomers unit combine they form polymers. इतनी सी बात है. ठीक है, जब मोनोमर्स यूनिट कंबाइन करती है वो पॉलीमर्स बनाते हैं. मोनोमर मीन्स एक यूनिट होती है, किसी भी जो सबस्टेंस है उसकी एक एक यूनिट जब आपस में कंबाइन करती है तो पॉलीमर्स बनाते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें किसकी, जैसे हम बात करें कि भाई हमारे पास पॉलीथीन एक बहुत ही कॉमन पॉलीमर है, तो वो किससे बनता है? एथीन से बनता है. तो एथीन क्या है? CH2 डबल बॉन्ड CH2. अगर इसकी हम क्या कर दें, कुछ n यूनिट ले लें, ठीक है, n यूनिट मतलब n मोनोमर ले लें. मान लीजिए हम 5 लेते हैं, 6 लेते हैं, 8 लेते हैं, 10 लेते हैं. तो ये पॉलीमराइजेशन प्रोसेस के दौरान, पॉलीमराइजेशन क्या है? व्हेन मोनोमर्स कंबाइन दे फॉर्म पॉलीमर्स एंड द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग पॉलीमर्स इज पॉलीमराइजेशन है. तो इफ़ यू आर टेकिंग n मॉलिक्यूल ऑफ एथीन, ड्यूरिंग द पॉलीमराइजेशन दे फॉर्म पॉलीथीन. तो यहाँ देखिए पॉलीथीन कैसे बनता होगा, है CH2 डबल बॉन्ड CH2. तो ये CH, देखो बहुत सारी यूनिट हो गई, एक यूनिट इधर से जुड़ेगी, एक यूनिट इधर से जुड़ेगी, बहुत सारी यूनिट जुड़ेगी, तो ये सैचुरेट हो जाती है. तो एक यूनिट इधर से, एक यूनिट इधर से जुड़ रखी है, तो बहुत सारी यूनिट इसमें जुड़ी हुई है. तो ये n क्या है, हम लास्ट में लगा देते हैं. ये मतलब n मॉलिक्यूल हम यहाँ पर लिया, मतलब n यूनिट हमने ली बहुत सारी, n यानी अलग अलग हैं, कुछ वन टाइप ली, कुछ दूसरे टाइप की ली, और फिर वो कंबाइन करके एक ही टाइप की हो जाती है. ठीक है, तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, फिर ये इस तरह, इसे कहते हैं पॉलीथीन.
ठीक है, ये क्या है हमारे पास, एक पॉलीमर है। तो ये तो हो गया पॉलीमर्स। दूसरा जो टॉपिक है वो है डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। तो अगर हम डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन की बात करें, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन कि कितनी डिग्री तक ये पॉलीमर बन सकते हैं, ठीक है। तो डिग्री तो बहुत बड़ी होती है, बहुत इन्फिनाइट टाइम से भी बन सकते हैं ये पॉलीमर आपस में, ठीक है, कंबाइन करके। लेकिन डिग्री ऑफ पॉलीमर्स में हम बात करेंगे इफ़ एन की वैल्यू यहाँ पर जो है, इफ़ एन इक्वल टू एन इज़ लेस दैन 9, एन इज़ लेस दैन 9, तो इसको कहते हैं ओलिगोमर्स, ठीक है। एन की वैल्यू यहाँ पर इज़ लेस दैन 9, इफ़ एन इज़ ग्रेटर दैन 9, तो ये होता है हमारे पास क्या, पॉलीमर्स, ठीक है। पॉलीमर्स का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, इफ़ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पॉलीमर्स, मॉलिक्यूलर वेट और मॉलिक्यूलर मास, तो वो जो है 20,000 से लेकर 2 लाख तक, ठीक है, इनका वेट होता है, ठीक है। 20,000 नहीं, सॉरी, 5,000 से लेकर 2 लाख तक इनका वेट होता है, ठीक है, इनका मॉलिक्यूलर मास होता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है पॉलीमर्स एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स। देखो व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन, एक नेक्स्ट टॉपिक है पॉलीमर्स एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स, इनके बीच में डिफरेंस। बड़े तौर पर अगर हम इन लार्ज स्केल की बात करें तो पॉलीमर्स और मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, दे आर जनरली कंसीडर सेम, बट स्ट्रिक्टली सेइंग और स्ट्रिक्टली स्पीकिंग there is fine distinction between polymers and macromolecules। मैक्रोमोलिक्यूल्स और पॉलीमर्स के बीच में एक अच्छा सा अंतर है, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे। देखो पॉलीमर्स हमने डिस्कस कर चुके हैं कि पॉलीमर्स क्या हैं, जब मोनोमर की बहुत सारी यूनिट आपस में कंबाइन करती है तो एक यूनिट बनाती है, एक यूनिट बनाती है और उस यूनिट को हम कहते हैं पॉलीमर। बहुत सारी यूनिट मोनोमर की होगी और एक जो यूनिट होगी वो पॉलीमर की होगी। तो बहुत सारी मोनोमर की यूनिट क्या कहलाती है, जब कंबाइन करके क्या बनाती है, पॉलीमर बनाती है, तो उसे पॉलीमर कहते हैं। और मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, मैक्रो मतलब बड़े, बड़े मॉलिक्यूल्स जो हैं वो पॉलीमर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। थोड़ा इसको समझते हैं। अगर हम बात करें, देखो अगर हम बात करें यहाँ पे क्लोरोफिल की, तो इसका फॉर्मूला है C55H72O5N4Mg, ठीक है, ये है। तो ये जो मॉलिक्यूल है ये क्या है, एक मैक्रो मॉलिक्यूल है, लेकिन ये खुद में एक यूनिट है, ये बहुत सारी यूनिट से मिलकर बना हुआ नहीं है, ये खुद में एक यूनिट है। तो मैक्रो मॉलिक्यूल्स और पॉलीमर्स में जो अंतर है कि पॉलीमर जो हैं छोटी छोटी यूनिट से यानी मोनोमर से मिलकर बड़े मॉलिक्यूल बनते हैं, ठीक है। और जो मैक्रो मॉलिक्यूल होते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल पॉलीमर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो मैक्रो मॉलिक्यूल की अगर हम स्पेशल बात करें, इस मैक्रो मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें तो मैक्रो मॉलिक्यूल इज़ नॉट रिगार्डेड एज पॉलीमर, ठीक है। मैक्रो मॉलिक्यूल को हम क्या करने कहेंगे, पॉलीमर नहीं कहेंगे।
ठीक है, तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो पॉलीमर्स होते हैं, पॉलीमर्स कंटेंट्स लार्ज नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट। जो पॉलीमर्स होते हैं उनमें लार्ज नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट होती है, बहुत सारी यूनिट आपस में रिपीट हो के एक बड़ी सी यूनिट बनाते हैं। ठीक है, लेकिन मैक्रोमॉलिक्यूल्स में रिपीटिंग यूनिट नहीं होती, मतलब हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो मैक्रोमॉलिक्यूल्स मे और मे नॉट कंटेन रिपीटिंग यूनिट। ठीक है, तो इफ़ वी टॉक अबाउट द क्लोरोफिल, द फॉर्मूला ऑफ क्लोरोफिल इज C55H72O5N4 Mg. This is simply a monomer unit and cannot be regarded as polymer. इसको पॉलीमर नहीं कह सकते because it does not contain monomer. It does not contain repeating unit. It does not contain many monomers, है ना। तो इन चीज़ों का हम यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो पॉलीमर्स और मैक्रोमॉलिक्यूल्स में यही अंतर है कि polymers are repeating unit and macromolecules may or may not, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है रिपीटिंग यूनिट, है ना। जैसे क्लोरोफिल क्या है, एक रिपीटिंग यूनिट नहीं है, लेकिन वो एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, खुद में भी एक क्या है, मोनोमर है, ये अपना में एक यूनिट है ना। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन पॉलीमर्स एंड मैक्रोमॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स को हम सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ मोनोमर्स पे डिवाइड करते हैं। बहुत सारे पॉलीमर्स को हम कई टाइप से क्लासीफाई कर सकते हैं, और सबसे पहले हम जो क्लासीफाई कर रहे हैं इसे, वो कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ देखो, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ मोनोमर्स। ठीक है, टाइप ऑफ मोनोमर्स। तो हम डिस्कस कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ मोनोमर्स। ठीक है, तो मोनोमर्स के टाइप पर हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो पॉलीमर हैं उनका क्लासिफिकेशन क्या है। तो डिपेंडिंग ऑन द मोनोमर्स के बेस पर सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, जो फर्स्ट है आपके पास टाइप्स ऑफ मोनोमर्स में, वो है आपके पास होमोपॉलीमर्स। होमोपॉलीमर्स, ठीक है। तो होमोपॉलीमर्स जैसे एज द नेम इंडिकेटिंग होमो मीन्स सेम, तो हियर व्हेन सेम टाइप ऑफ मोनोमर्स विल कंबाइन, सेम टाइप ऑफ मोनोमर्स combine and form polymers, they are homopolymers. Okay, for example, we have given this example already, we have given this example CS2 डबल बॉन्ड CS2। तो n यूनिट ले लो इसकी, सेम टाइप है, ठीक है। इसका पॉलीमराइजेशन करके क्या बन जाएगा, CS2 ये इस तरह की यूनिट बन जाएगी। ये क्या है, होमोपॉलीमर्स है, ठीक है। इसका दूसरा जो टाइप है वो है कोपॉलीमर्स। इसका जो दूसरा टाइप है वो है कोपॉलीमर्स। तो इन होमोपॉलीमर्स हियर आर सेम टाइप ऑफ मोनोमर्स, एंड कोपॉलीमर्स हियर आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलीमर्स, ठीक है। टू डिफरेंट टाइप ऑफ
मोनोमर्स. ओके. कोपॉलीमर्स में क्या है, 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोमर्स. एंड होमोपॉलीमर्स में क्या है, सेम टाइप ऑफ मोनोमर्स हैं. तो कोपॉलीमर्स का एग्जांपल देखते हैं. एग्जाम्पल देखते हैं कोपॉलीमर्स का. देखिए आप यहाँ पर एक तो लीजिए हेक्सा डायमीन. तो हेक्सा देखो, मेथाइलिन डायमीन, हेक्सा मेथाइलिन. तो हेक्सा मेथाइलिन ये हुई. डायमीन NH2 NH2. ठीक है. इसके कुछ N मॉलिक्यूल लीजिए, N मोनोमर्स ले लीजिए इसके. ठीक है. प्लस इसके साथ ले लीजिए एडिपिक एसिड CS2 का होल 4 है, और यहाँ पर COOH है, और इधर भी COOH है. ठीक है. इसके भी N यूनिट ले लीजिए आप. तो ये N यूनिट और ये N यूनिट आपस में कंबाइन करके क्या बनाएंगे, देखो ये यहाँ से कंबाइन करेगा. ठीक है. ये यहाँ से कंबाइन करेगा, और एक H यहाँ से, एक H यहाँ से, एक O यहाँ से, यानी H2 निकलेगा यहाँ से. तो एक इधर से कंबाइन कर लो आप, एक इधर से कंबाइन करा लो आप. ठीक है. इधर से, ठीक, एक इसका H, और ये बन जाता है आपके पास क्या, देखो N. इसकी N क्या है, मतलब कुछ नंबर हैं. हेक्सा एमीन डाई, हेक्सा मेथाइलिन डायमीन के. तो NH देखो इधर से भी कुछ जुड़े होंगे, तो इसको इस तरह दिखाते हैं, NH CS2 का होल 6. ठीक है. NH. ठीक है. अब इधर से इसमें एक यूनिट ये जुड़ गई, तो यहाँ पे गड़बड़ हो गया. थोड़ा नीचे लिख देते हैं, पूरा बड़ा हो जाएगा. तो ये हो गया आपके पास NH. इधर से क्या जुड़ेगा इसमें, ये यूनिट. ठीक है. तो NH CS2 का होल 6, NH इधर से जोड़ दीजिए इसे, यहाँ से पानी निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा. तो ये C डबल बॉन्ड O हो जाएगा यहाँ पर, और CS2 का होल 4. ठीक है. और C डबल बॉन्ड O, और इधर से भी एक यूनिट जुड़ेगी, इधर से भी एक यूनिट जुड़ेगी. तो कुल मिला के इसको लिख देते हैं हम होल N. ठीक है. बहुत सारी यूनिट जुड़ेगी जब इसकी बहुत सारी यूनिट ले रखी है. ठीक है. तो इसको कहते हैं हम नाइलॉन 6 यूनिट इसकी, इसकी 6 कार्बन इसके, 6 कार्बन इसके. ठीक है. तो इसको कहते हैं नाइलॉन 6. तो ये क्या है, कोपॉलीमर्स हैं. ठीक है. ये क्या है, कोपॉलीमर्स हैं. कोपॉलीमर्स का मतलब इसमें 2 डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट्स विल कंबाइन हैं, दे विल फॉर्म पॉलीमर्स. ओके. नाइलॉन 6. इसके अलावा और भी एग्जांपल हैं इसके, जैसे अगर हम बात करें ब्यूना S, एग्जांपल है इसका. ये दूसरा ब्यूना S. ठीक है. ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको, सिर्फ एग्जांपल याद रखो. ठीक है. आपके सिलेबस में इतना ही है. तो ब्यूना S इसका एग्जांपल है. नाइलॉन 6 एक एग्जांपल है. ठीक है. तो आज के लिए धन्यवाद. ठीक है. कल मैं दूसरा टॉपिक पढ़ाऊँगा.